जवाहरलाल स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाराबंकी उत्तर प्रदेश के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा के इस 9वें व्याख्यान में मैं महाविद्यालय परिवार एवं हिंदी विभाग की ओर से जूम ऐप से जुड़े हुए सभी सम्मानित साथियों और प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच एक स्थायी मुस्कान लिए हुए विद्वान डॉक्टर इंद्रमणि कुमार जी, उपाचार्य हिंदी विभाग, राणा प्रताप पीजी कॉलेज सुल्तानपुर से अपनी गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच दे रहे हैं। इंद्रमणि जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका महाविद्यालय परिवार की ओर से, सारे समस्त हिंदी विभाग की ओर से। आपका जो विषय है वो आजादी के 75 साल और हिंदी का सवाल, इस विषय पर आज अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष आजादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष में जिस भाषा ने संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की पूरी कोशिश की और बांधा भी, वह हिंदी भाषा ही है। तब सवाल यह उठता है कि आजादी के बाद ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई, आजादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि हम हिंदी की स्थिति और दशा को लेकर तमाम विमर्श कर रहे हैं। अभी जो 8 व्याख्यान हो उसमें हमने तमाम हिंदी पर तमाम चर्चाएं की। तब एक ही एक इसका उत्तर है, सबके जहन में उसका, सबको इस प्रश्न का उत्तर पता है कि निश्चित रूप से हिंदी जो है वो राजनीति की शिकार हुई है। स्वार्थ में राजनीति, भाषिक राजभाषी राजनीति, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अस्मिता से ऊपर है, नहीं होनी चाहिए। भाषा, राष्ट्रभाषा वो हमारे भारतीयता की पहचान है, हमारी भारत की पहचान है, हमारे अस्तित्व की पहचान है। निश्चित रूप से वो सारी राजनीतिक जो स्वार्थ से भरे, राजनीति के जो स्वार्थ से भरे हुए, उन सब से ऊपर उठकर उनको सोचना चाहिए क्या कारण है कि जो भाषा समस्त विश्व को एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश कर रही है, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश कर रही है। कहीं न कहीं कारण हम और आप जानते हैं कि इसके पीछे कौन सी सत्ता है, किन किन लोगों की इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खैर वो दूसरा ही विषय हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार हिंदी को इस वातावरण, एक अच्छा वातावरण देने के लिए भारत में, चाहे मैं बाल गंगाधर तिलक का नाम लूं, चाहे काका साहेब कालेलकर का नाम लूं, या फिर मैं विनोबा भावे जी का नाम लूं, सभी मराठी भाषी थे। दयानंद सरस्वती हम और आप जानते हैं गुजराती भाषी थे। लाला लाजपत राय की बात करें तो वो पंजाब से थे। पंडित मदन मोहन मालवीय की हम बात करते हैं, एनी बेसेंट की हम बात करते हैं। इन सभी विचारकों ने मिलकर हिंदी को राष्ट्रभाषा देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक उचित वातावरण हिंदी को देने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई कि राष्ट्रभाषा बनते बनते जो भाषा है वो राजभाषा तक ही सीमित हो गई। मुझे आज जो इंद्रमणि जी हमारे बीच अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, निश्चित रूप से जो तमाम सवाल है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों राजभाषा तक सीमित रह गई, तमाम प्रयत्न किए गए हैं, प्रयत्न हो रहे हैं, उसके बावजूद भी क्यों नहीं वो राष्ट्रभाषा बन पाई, इन तमाम सवालों के उत्तर हमें इंद्रमणि कुमार जी के वक्तव्य में निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। इस विश्वास के साथ अब मैं महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मानव कुमार सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता इंद्रमणि कुमार जी का स्वागत करते हुए इस जूम ऐप से जो सम्मानित साथी जुड़े हैं और जो प्रतिभागी जुड़े हैं उनका स्वागत करते हुए अपना स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। डॉक्टर मानव कुमार सिंह जी। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत आभार। और सर्वप्रथम मैं महाविद्यालय के आयोजक सचिव डॉक्टर अनीता सिंह मैम को धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने ये अवसर प्रदान किया कि मैं आज के इस वेबिनार में स्वागत वक्तव्य अपना मैं दे सकूं। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर इंद्रमणि कुमार, जो कि राणा प्रताप पीजी कॉलेज सुल्तानपुर में हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने बेशकीमती समय में से ये छोटा सा अंश हमको प्रदान किया और हमारे बच्चों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे महाविद्यालय परिवार के लिए कि उन्होंने अपना वक्तव्य देने की जो अनुमति प्रदान की, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अपने वक्ता के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत लोकप्रिय और काफ़ी प्रसिद्ध इतिहास का साहित्यकार भी हैं
आपका जन्म जो है मूलतः आप बिहार जनपद के रहने वाले हैं, बिहार जिले में राज्य के, और आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से बीए हिंदी ऑनर्स किया और आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही एमए हिंदी भी आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की वहां से। दिल्ली विश्वविद्यालय के ही दक्षिण परिसर से प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी के निर्देशन में आपने एमफिल अपना पूरा किया और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा सन 2000 में चयनित होकर के राणा प्रताप पीजी कॉलेज सुल्तानपुर में आप निरंतर हिंदी में आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इससे पूर्व आपने जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली में अतिथि प्रवक्ता के रूप में भी आपने कार्य किया है और आपने आलोक धनवा का काव्य नामक एक पुस्तक प्रकाशित किया है। जानी मानी पत्रिका युग तेवर में आप सहयोगी संपादक भी हैं और अनेक छुटपुट पत्रिकाओं में भी आपका छुटपुट लेखन भी है। आप सुल्तानपुर में काफी लोकप्रिय शिक्षक भी हैं अपने व्यवहार के कारण, अपने संवाद के कारण और जिस प्रकार से आप बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं और जिस प्रकार से आपने उनको भविष्य के लिए तैयार किया है, उसमें आप काफी लोकप्रिय शिक्षक भी हैं। ऐसे विद्वान पुरुष का मैं स्वागत करके काफी हर्षोल्लास महसूस कर रहा हूँ। मैं साथ ही साथ अपने महाविद्यालय के जो भी शिक्षक हमसे जुड़े हुए हैं, डॉक्टर कृष्णकांत चंद्रा जी, डॉक्टर रीना सिंह जी जो सफल संचालन कर रही हैं, और डॉक्टर अमित जायसवाल जी, डॉक्टर अनीता सिंह जी और जो लोग भी हमारे परिवार से जुड़े हैं, डॉक्टर विजय वर्मा जी, मैं सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं। और आपको सुनने, मैं ज्यादा ना बोलूं क्योंकि आपको सुनने के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं सभी का स्वागत करते हुए वापस मैं रीना मैम की तरफ ही मुखातिब होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमित सिंह जी। निराला जी की कुछ पंक्ति याद आती है कि करना होगा यह तिमिर पार, देखना सत्य का मिहिर द्वार। भाषा को स्थापित करने के लिए जो अंधकार में परिवेश निर्मित हो रहा है, इससे निश्चित रूप से निकलना होगा और तभी जाकर हम जिस राष्ट्रभाषा के सूर्य को स्थापित करना चाहते हैं विश्व में, तब जाकर वो स्थापित हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत ही सम्मान के साथ, स्नेह के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर इंद्रमणि कुमार जी को कि वो आज इस मंच से जुड़े और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। डॉक्टर इंद्रमणि कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं जनिस्मा को हिंदी पखवाड़े में हिंदी पर केंद्रित इस बृहद आयोजन के लिए। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं मैडम डॉक्टर अनीता सिंह जी को इस आयोजन की परिकल्पना के लिए और मुझे इस आयोजन में शिरकत करने का अवसर देने के लिए। मैं आभारी हूं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रामशंकर यादव जी का भी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मानव कुमार सिंह जी का, जिन्होंने मेरा परिचय दिया और इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रही हैं आदरणीय डॉक्टर रीना सिंह जी का भी मैं आभारी हूं। आप सब लोग जो इस आयोजन से जुड़े हुए हैं, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। रीना जी, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है, स्पष्ट आवाज आ रही है। आभासी पटल पर आयोजित इस व्याख्यानमाला का आज 9वां व्याख्यान है और इस आयोजन में मैं एक विद्यार्थी के रूप में लगातार जुड़ा रहा हूं, हिंदी के विद्यार्थी के रूप में। इससे पहले डॉक्टर राधेश्याम सिंह जी का, मेरे मित्र पुनीत बिसारिया जी का, प्रोफेसर मनोज सिंह जी का, अलका पांडे जी का, प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह जी का और अनेक विद्वानों का व्याख्यान हम लोग सुन चुके हैं हिंदी से जुड़े विभिन्न मुद्दों और संदर्भों पर। बातें इतनी हो गई हैं कि अपने लिए जगह निकालना मुझे कठिन लग रहा है, मुश्किल लग रहा है।
फिर भी मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। रीना जी ने कहा कि हिंदी क्यों राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, किस राजनीति का शिकार होकर। इसका उत्तर हम अपने वक्ता से पाना चाहेंगे। मुझे लगता है कि पता नहीं हम आज की परिचर्चा में किसी ठोस निष्पत्ति तक या ठोस निष्कर्ष या उत्तर तक पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन इस मुद्दे से जुड़ी हुई जो चिंता मेरे मन में है, जो उलझन और सवाल मेरे मन में है, उन उलझनों और सवालों को आपके साथ साझा जरूर किया जा सकता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि नदी और तालाब को तैरकर हम पार नहीं करते, किनारे तक नहीं पहुंचते। हालांकि किनारे तक पहुंचने की अपनी सार्थकता है, लेकिन अगर दूसरी छोर तक हम न भी पहुंचे, तो तैरने का अनुभव तो हम ले ही सकते हैं। आज हम कोशिश करें कि कुछ बातें, कुछ चिंताएं हम लोग मिलकर बांटें हिंदी को लेकर। मित्रों, इस साल हम आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं और इस महोत्सव को एक बेहतर रूप रंग देने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है, उसकी योजना है। हम सब लोगों को भी करना चाहिए। लेकिन ध्यान देने की जरूरत यह है कि यह कोशिश सिर्फ एक रस्मी आयोजन भर रहकर न रह जाए, सिर्फ औपचारिक कर्मकांड की तरह इसे हम नहीं मनाएं, बल्कि इसे आत्मचिंतन और आत्ममंथन के अवसर के रूप में देखें। स्वाधीनता आंदोलन के सपनों और आजाद भारत के हकीकत का मूल्यांकन करने की कोशिश करें। जो कंट्रास्ट है स्वाधीनता आंदोलन के सपनों और आजाद भारत के हकीकत में, निश्चित रूप से इस अवसर पर विचार के कई संदर्भ हमारे पास होंगे। आजाद भारत में लोकतंत्र का विकास, हमारी वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति, शिक्षा और चिकित्सा का विकास, सामाजिक समरसता किस रूप में विकसित हुई है, कृषि, खेलकूद, सिनेमा, संगीत, कला, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न संदर्भों में बात की जा सकती है। इन्हीं में से एक संदर्भ भाषा का भी है। और जब मैं भाषा की बात करता हूं, तो मेरा संदर्भ हिंदी भाषा से जुड़ता है, क्योंकि स्वाधीनता आंदोलन का स्वप्न बहुत हद तक हिंदी के स्वप्न से भी जुड़ा हुआ था। हम सब जानते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन की चेतना के निर्माण में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत के राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकीकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, स्वाधीनता आंदोलन के दौर में भी और स्वाधीनता आंदोलन से पहले भी। मैं इस विषय पर बहुत विस्तार से बातचीत इसलिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कल हम प्रोफेसर मनोज सिंह को सुन रहे थे और उन्होंने अमीर खुसरो, जायसी, जयशंकर प्रसाद एवं अन्य रचनाकारों का हवाला देते हुए इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है कि राष्ट्रीय एकीकरण में हमारी सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति में हिंदी की क्या भूमिका रही है। हिंदी की इसी भूमिका के कारण स्वाधीनता आंदोलन के चिंतकों ने इसे राष्ट्रभाषा का गौरव दिया और ये चिंतक हिंदी और अहिंदी दोनों क्षेत्रों के थे। अभी डॉक्टर रीना सिंह जी ने जितने नाम गिनाए, उनमें से अधिकांश लोग अहिंदी भाषी प्रदेशों के थे। गांधी कहते हैं कि स्वाधीनता और हिंदी में अगर मुझे विकल्प दिया जाए तो मैं पहले हिंदी को चुनूंगा। आखिर ऐसा क्या था हिंदी में जिसके कारण इतने सारे लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई थी? और आजादी के बाद ऐसा क्या हो गया कि हिंदी के प्रति हमारी भावनाओं का
घनत्व कम होने लगा। जो हिंदी हमारे लिए राष्ट्रभाषा थी, उसे हमने राजभाषा बना दिया संविधान में। एक आधी अधूरी राजभाषा, उपराजभाषा या इससे भी कम। आज हिंदी की स्थिति क्या है? साहित्य की भाषा के रूप में, जनभाषा के रूप में, बाजार और संचार की भाषा के रूप में, वैश्विक भाषा के रूप में और राजभाषा के रूप में भी। मैं कोशिश करूंगा कि इन सारे संदर्भों को छूने का प्रयास करूं या सारे संदर्भों तक पहुंचूं। लेकिन सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं औपनिवेशिक भारत से। मित्रों, हम जानते हैं कि औपनिवेशिकता का संबंध सिर्फ हमारी राजनीतिक और आर्थिक पराधीनता से नहीं है, बल्कि हमारी मानसिक और सांस्कृतिक पराधीनता से भी इसका संदर्भ जुड़ता है। चेकोस्लोवाकिया के एक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं मिलान कुंदेरा। उन्होंने थोड़े भिन्न संदर्भों में एक महत्वपूर्ण बात कही थी। वे एक मार्क्सवादी चिंतक थे। बाद में मार्क्सवाद से उनका मोहभंग होता है। मैं बात कर रहा था मिलान कुंदेरा की, जो चेकोस्लोवाकिया के एक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, महत्वपूर्ण मार्क्सवादी चिंतक हैं, जिन्हें समाजवादी शासन के तानाशाही रवैये के विरोध के कारण देश निकाला दे दिया गया था। वे काफी दिनों तक फ्रांस में रहे और उन्होंने कहा कि तानाशाही व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह किसी तरह मनुष्य की स्मृति को मिटा दे, क्योंकि ऐसा करके ही वह उससे अपने आतताई अंकुश को स्वीकार करा सकती है। किसी भी समाज को उसकी स्मृतियों से बेदखल करने के दो प्रमुख रास्ते हैं। उसे उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से बेदखल कर दिया जाए और उसकी भाषा तथा भाषा की संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए। हम प्रोफेसर अलका पांडे जी को सुन रहे थे। उन्होंने कहा था कि भाषा सिर्फ संप्रेषण का माध्यम नहीं है, वह हमारी संस्कृति की संवाहिका भी है। थोड़ा और जोड़ूं इसमें तो किसी भी समाज की भाषा में हमारे अनुभव और स्मृतियों के बिंब संचित रहते हैं। अंग्रेजी शासन ने भारत में ये दो काम किए। सबसे पहले तो उन्होंने हमारे इतिहास को विकृत और विरूपित करने का काम किया। औपनिवेशिक इतिहासकारों और चिंतकों ने कहा कि भारत एक असभ्य, बर्बर, अगतिशील समाज है। यहाँ के लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। ये शासित होने के लिए बाध्य हैं। हम इन पर शासन करके इन्हें इनलाइट कर रहे हैं, इन्हें सुसंस्कृत और सभ्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा यह प्रयास निष्कलुष है। ये बातें सिर्फ भारत के बारे में ही नहीं, उन सभी उपनिवेशों के बारे में की गई जिन्हें यूरोपीय देशों ने अपना गुलाम बनाया था। इस औपनिवेशिक मानसिकता को हम, एक प्रसिद्ध कविता है लॉर्ड टेनिसन की, यूलिसीज, उसकी कुछ पंक्तियों का अनुवाद किया है मैंने। मैं सुनाना चाहता हूं। यह मेरा पुत्र, मेरा अपना टैलीमैकस, उसे सौंपता हूं मैं यह राजदंड और द्वीप। परम प्रिय है यह मुझे, दायित्व निर्वहन में कुशल, अपने धीरशील विवेक से करेगा संस्कारित असभ्य नागरिकों को, सहजता से उन्हें उपयोगी और अच्छा बनाएगा। निष्कलुष है वह, रखता है केंद्रित स्वयं को कर्तव्य निर्वहन में। यहां वह द्वीप उन उपनिवेशों का प्रतीक है जहां के नागरिक असभ्य हैं और टेलीमैकस शासक जो उन्हें उपयोगी और अच्छा बनाने के लिए शासन करेगा। इन पंक्तियों के माध्यम से हम उस औपनिवेशिक मानसिकता को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब औपनिवेशिक चिंतकों के भाषा संबंधी चिंतन को देखिए।
उनके द्वारा भारत की भाषाओं को वर्नाक्यूलर कहा गया। ग्रियर्सन ने किताब लिखी थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। वर्नाक्यूलर का अर्थ है स्थानीय भाषा, ग्राम भाषा, जिसका न तो कोई राष्ट्रीय चरित्र होता है और न ही ये भाषाएं ज्ञान विज्ञान के सूक्ष्म तत्वों को अभिव्यक्त कर पाने में सफल हो पाती हैं, या इनमें क्षमता होती है ज्ञान विज्ञान के सूक्ष्म तत्वों को अभिव्यक्त करने की। यह अनायास नहीं है कि ग्रियर्सन ने हिंदी को पूर्वी और पश्चिमी हिंदी की 8 बोलियों तक सीमित करके देखा। फिर उन्होंने एक और षड्यंत्र किया भारतीय समाज के बारे में कि यहां हिंदू और मुसलमान 2 तरह के लोग रहते हैं और इनकी 2 भाषाएं हैं, एक हिंदी और दूसरी उर्दू। हम जानते हैं फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत किस तरह से उस दौर में हिंदी और उर्दू के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की गई थी। आप याद कीजिए फोर्ट विलियम कॉलेज को, शिव प्रसाद सितारे हिंद को, राजा लक्ष्मण सिंह के विवाद को। रहा सहा काम मैकाले ने किया। उन्होंने क्लर्क बनाने वाली जिस अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1834-35 में रखी, उसने अंग्रेजों के यहां से जाने के बाद भी अंग्रेजी और अंग्रेजियत को भारत का स्थायी पता बना दिया। इस शिक्षा व्यवस्था ने हमारी पूरी पारंपरिक मनीषा को ध्वस्त कर दिया। निर्मल वर्मा लिखते हैं कि इसने भारत की आर्थिक दारिद्र्य में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विपन्नता को भी जोड़ने का काम किया। इसलिए स्वाधीनता आंदोलन के चिंतकों के लिए स्वाधीनता की लड़ाई इकहरी नहीं थी। उन्हें राजनीतिक और आर्थिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी स्वतंत्र होना था, भाषा के स्तर पर भी। मैं यहां गांधी की चर्चा करना चाहता हूं, जिन्हें उस दौर में पूरे देश की स्वाधीन चेतना की अभिव्यक्ति का सर्वमान्य प्रतीक कहा जाता है। गांधी ने भारत के लिए एक राष्ट्रभाषा की जरूरत पर बल दिया और हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का गौरव दिया। इसके पीछे उन्होंने हिंदी की सहजता, हिंदी की सरलता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ उसकी अखिल भारतीय व्यापकता को भी रेखांकित किया। उन्होंने किसी भाषा के राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार्यता की कुछ शर्तें बताई। पहली बात, जिसे देश के ज्यादातर लोग बोल सकें, समझ सकें। दूसरी, जो सरकारी सेवकों के लिए आसान हो, जो राष्ट्र के लिए आसान हो और जो देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बने। गांधी ने कहा कि ये सारे लक्षण हमें हिंदी में दिखाई देते हैं, अंग्रेजी में नहीं। गांधी जी के मन में राष्ट्रभाषा को लेकर के एक सुस्पष्ट धारणा थी और यह धारणा विकसित हुई थी दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान के। उन्होंने वहां महसूस किया कि भारतवंशियों को जोड़ने और उनसे सार्थक संवाद करने का एक सशक्त माध्यम है हिंदी। इसलिए गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका निकालते हैं तो उसके हिंदी संस्करण की जरूरत को समझते हैं और भवानी दयाल सन्यासी नाम के प्रसिद्ध हिंदी सेवी को इंडियन ओपिनियन के हिंदी संस्करण के संपादन का दायित्व देते हैं। इस हिंदी की व्यापकता को गांधी ने अपनी भारत यात्रा में भी महसूस की थी। लेकिन गांधी के सामने यह सवाल भी था कि यह हिंदी हो कैसी, क्योंकि उस समय हिंदी के 3 रूप मोटे तौर पर प्रचलित थे। पहला, संस्कृतनिष्ठ हिंदी। दूसरा, अरबी फारसी की शब्दावलियों की बहुलता वाली हिंदी। और तीसरा, हिंदुस्तानी, जिसे आम आदमी बोलता समझता था। गांधी इन तीनों में से हिंदुस्तानी को चुनते हैं। वे हिंदी को लेकर के अपनाए जाने वाले शुद्धतावादी रवैये से रवैये के प्रति हमेशा अपनी असहमति दर्ज करते हैं।
ये हिंदुस्तानी, हिंदी, उर्दू और स्थानीय बोलियों के शब्दों के मिश्रण से बनी भाषा थी। उन्होंने कहा कि हिंदी और उर्दू 2 भाषाएं नहीं, एक भाषा के 2 रूप हैं, जिन्हें अलग-अलग लिपियों में लिखा जाता है। हिंदुस्तानी का पक्ष लेकर गांधी एक ओर हिंदी के राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की प्रस्तावना करते हैं, तो दूसरी ओर भाषा के नाम पर अलगाव पैदा करने वाली ताकतों को चुनौती भी देते हैं। 1909 में वे हिंद स्वराज लिखते हैं और हिंद स्वराज में लिखते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, इसे नागरी और उर्दू में लिखने की छूट होनी चाहिए। हिंदू मुसलमानों के बीच सद्भावपूर्ण संबंधों के लिए हिंदुस्तानियों को दोनों लिपियों को जान लेना चाहिए। एक और बात, हिंदी को लेकर गांधी की चिंता महज भावनात्मक नहीं, व्यवहारिक और रचनात्मक थी। इंदौर साहित्य सम्मेलन 1918 में वे कहते हैं कि जैसे अंग्रेज अपनी मादरी जबान अंग्रेजी में बात करता है, वैसे ही हम हिंदुस्तानी हिंदी का प्रयोग करें। यह हिंदी के लिए गांधी की पूरे देश से की गई प्रार्थना थी। इसी के साथ-साथ वे हिंदी और हिंदी प्रदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक योजना बनाते हैं और पुरुषोत्तम दास टंडन, वेंकटेश नारायण तिवारी, शिव प्रसाद गुप्ता जैसे लोगों को लेकर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का गठन करते हैं। वे अपने पुत्र देवदास गांधी को हिंदी के प्रचार के लिए दक्षिण भेजते हैं। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा और न जाने कितनी ऐसी संस्थाओं को गांधी बनाते हैं। गांधी प्रादेशिक भाषाओं के विरोधी नहीं थे। वे कहते थे कि प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार प्रदेश के स्तर पर हो, प्रदेश में होने वाली सार्वजनिक सभाओं और बैठकों में अंग्रेजी का नहीं, हिंदी के प्रयोग की जरूरत है। हम जानते हैं कि गांधी में कथनी और करनी का द्वैत भी नहीं था। इसलिए वे लगातार हिंदी का प्रयोग अपने व्यक्तिगत जीवन में भी करते हैं। मुझे एक प्रसंग याद आता है, कहीं मैंने पढ़ा है कि स्वतंत्रता के बाद एक पत्रकार ने उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए और वे हिंदी में अपनी बात कर रहे थे। उस पत्रकार ने जिद की कि आप अंग्रेजी में अपनी प्रतिक्रिया दें। गांधी हंसते हुए टाल गए। फिर उस पत्रकार ने कहा कि पूरी दुनिया आपके संदेश की प्रतीक्षा कर रही है और पूरी दुनिया को चूंकि आप संबोधित करेंगे, इसलिए अंग्रेजी में संबोधित करें। और गांधी ने कहा, दुनिया से कह दो गांधी को अंग्रेजी नहीं आती या गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। पराधीन भारत में हिंदी को लेकर यह सम्मान गांधी ही नहीं, तमाम नेताओं के मन में था। वे नेता हिंदी भाषी क्षेत्र के तो थे ही और हिंदी भाषी क्षेत्र के भी थे। काका कालेलकर, के.एम. मुंशी, जे.पी. अयंगर और तमाम विद्वान। विदेशी यात्रियों और विदेशी विद्वानों ने भी भारत में हिंदी के महत्व को समझा और तमाम लोगों ने ये बात की कि अगर भारत में मुझे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और जावा से लेकर के सुमात्रा तक की यात्रा करनी है, तो मैं हिंदी के माध्यम से उस यात्रा को संभव बना सकता हूं। हिंदी और अन्य भाषा के साहित्यकारों में भी यह भाव देखने को मिलता है। हिंदी को बनाने की कोशिश उस दौर में की जाती है, चाहे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हों, कामता प्रसाद गुरु जैसे लोग, या सुब्रमण्यम भारती हो दक्षिण के, बालकृष्ण राव हो, तमाम लोगों के नाम लिए जा सकते हैं। मैं समझता हूं नाम लेना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उस मंशा को समझना। लेकिन हिंदी को लेकर इस भावनात्मक जुड़ाव का घनत्व आजादी के बाद कमजोर पड़ता गया।
आजादी के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया में ही इसके प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। हम सब जानते हैं कि संविधान सभा में सबसे लंबी बहस और सबसे ज्यादा उत्तेजनापूर्ण बहस हिंदी को लेकर के हुई। एक वाकया 10 दिसंबर 1946 का है। एक किताब है भारत गांधी के बाद, रामचंद्र गुहा ने उस किताब में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को लिखने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा कि संविधान सभा में संयुक्त प्रांत के आरबी धुलेकर ने हिंदी में अपनी बात रखनी शुरू की, तो अध्यक्ष ने कहा कि सभा में बहुत सारे लोग हिंदी नहीं जानते, इसलिए आप अपनी बात अंग्रेजी में रखें। धुलेकर ने कहा कि जो लोग हिंदुस्तानी नहीं जानते वे हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है, वे संविधान सभा का सदस्य बनने लायक नहीं है। इस उत्तर को सुनकर लंबे समय तक चंद्रू जी ने उस बहस को शांत किया और यह बहस हिंदी और हिंदुस्तानी को लेकर के भी थी। अगर हिंदी को राजभाषा बनाया जाए तो हिंदी का कौन सा स्वरूप? पंडित नेहरू और अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोग गांधी का अनुकरण कर रहे थे। गांधी जिस हिंदुस्तानी की प्रस्तावना करते हैं वे उस हिंदुस्तानी की बात कर रहे थे, जबकि तमाम ऐसे लोग थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, संपूर्णानंद, के एम मुंशी, सेठ गोविंद दास, ये सारे लोग हिंदी के संस्कृतनिष्ठ रूप के पक्षधर थे। हिंदी के संस्कृतनिष्ठ रूप और हिंदुस्तानी के बीच जो विवाद हुआ, एक वाकया ये है कि ये विवाद गांधी और पुरुषोत्तम दास टंडन में हुआ 1945 में हिंदी और हिंदुस्तानी के प्रश्न पर, और गांधी जी ने भारतीय हिंदी साहित्य परिषद से यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि भारतीय हिंदी साहित्य परिषद में रहने का मेरा क्या मतलब, मैं हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूं और आप हिंदी की बात कर रहे हैं, शुद्धतावादी हिंदी की। उसी समय हमारे देश का विभाजन होता है, पाकिस्तान बनता है। पाकिस्तान में उर्दू को राष्ट्रभाषा, राजभाषा का दर्जा दिया जाता है और संविधान सभा में हिंदुस्तानी के पक्ष में दावे कमजोर होने लगते हैं, हिंदी समर्थकों की उग्रता बढ़ने लगती है। दक्षिण वालों का हिंदी विरोध तो था ही। संविधान सभा में मद्रास के टीटी कृष्णामाचारी ने यह कहा कि दक्षिण में अलगाववादी ताकतें सक्रिय हैं और यूपी वाले पहले यह तय कर लें कि उन्हें पूरा का पूरा हिंदुस्तान चाहिए या हिंदी भाषी हिंदुस्तान। और कृष्णामाचारी की यह बात गलत नहीं थी। 1937 से ही तमिलनाडु और में पेरियार जैसे लोग न सिर्फ हिंदी का विरोध कर रहे थे, बल्कि द्रविड़स्थान के नाम से एक नए देश के गठन की मांग भी कर रहे थे। और अंततः सहमति बनी संविधान में मुंशी आयंगर फार्मूले के रूप में। उसके बाद क्या हुआ, उसे हम संविधान के अनुच्छेद 120, 210 और 343 से लेकर के 351 तक के अनुच्छेदों में देख सकते हैं। 120 संसद की राजभाषा, 210 राज्य विधानमंडलों की भाषा, उसके अलावा उसके बाद 343 में संघ की भाषा और फिर तमाम चीजें, न्यायालयों की भाषा, हिंदी को लेकर के क्या क्या करना है वगैरह वगैरह। सार रूप में हम कह सकते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। इसकी जगह हिंदी को संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं के साथ रखा गया, जिनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 22 हो गई है। हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा कहा गया, देवनागरी में लिखित हिंदी को। किंतु प्रावधान यह भी किया गया कि अगले 15 वर्ष तक, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद 15 वर्ष 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए होता रहेगा जिनके लिए अब तक अंग्रेजी का प्रयोग होता रहा है। उच्च और उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी ही रहेगी। सभी आदेशों, नियमों, अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में ही होगा। यानी लिखित रूप में राजभाषा होने के बावजूद हिंदी अंग्रेजी की अनुगामिनी रहेगी।
और अंग्रेजी न हटाए जाने के पीछे, हिंदी को राजभाषा का पूरा दर्जा न दिए जाने के पीछे 2 तर्क दिए गए, एक हिंदी की समृद्धि का और दूसरा उसके प्रसार का। अनुच्छेद 351 को देखिए, जिसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रचार बढ़ाए, ताकि वह भारत की, एक लाइन नोट करने लायक है, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के तत्वों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा बन सके। साथ ही अपने शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य भाषाओं से शब्दों को लेकर इसकी समृद्धि को सुनिश्चित करे। महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या सचमुच में हिंदी अब तक समर्थ नहीं थी भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति के भाषा के रूप में? तमाम लोगों ने संविधान के इन प्रावधानों पर सवाल उठाए। कल मनोज जी ने भी इस विषय की ओर हल्का सा संकेत दिया था। राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि हमारे देश में सदियों से साधुओं और सन्यासियों की पंचायतें जिस भाषा में होती थी, वह भाषा हिंदी थी। मैं सिर्फ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उद्धृत करना चाहता हूं। मेरा ये वक्तव्य थोड़ा राजनीतिक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हिंदी को लेकर हमारे देश में राजनीति बहुत हुई है। रीना जी ने अपने प्रस्तावना में इस विषय को उठाया भी था। लोहिया को इसलिए क्योंकि गांधी के बाद हिंदी को लेकर जो निष्ठा और समर्पण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में था, वह और किसी भी राजनेता में नहीं। नेहरू जरूर हिंदी की बात करते थे, लेकिन हम सबको मालूम है कि आजादी के बाद दिया गया उनका पहला भाषण अंग्रेजी में ही था। लोहिया ने कहा कि दुनिया में हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसकी विधायिका, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, कल कारखाने, उद्योग जगत, प्रयोगशालाएं सब उस भाषा में काम करती हैं जो यहाँ के 99% लोगों की भाषा नहीं है। सरकार कहती है कि हिंदी को पहले अच्छी और समर्थ बना लो, इसकी व्यापकता को बढ़ाओ, फिर इस्तेमाल करो। लोहिया ने दूसरी बात कही और उन्होंने एक सवाल उठाया कि जिस तरह बच्चा तालाब में डुबकी लगाए बिना, डूबे उतराए छटपटाए बिना तैरना नहीं सीख सकता, उसी तरह इस्तेमाल के बिना भाषा भी समृद्ध नहीं हो सकती। फिर उन्होंने कहा कि यह एक मिथ्या प्रचार है कि हिंदी अंग्रेजी से कम समृद्ध भाषा है। इसका शब्द भंडार अंग्रेजी से कई गुना अधिक है। लेकिन हां, जैसे काई लगे बर्तन को मांजने की जरूरत होती है, वैसे ही हिंदी के शब्दों को मांजने और परिष्कृत करने की जरूरत है। लेकिन भाषा को मांजने और सुधारने का काम, उसके परिष्कार का काम जितना भाषाविद कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा वकील, वैज्ञानिक, जज, अध्यापक कर सकते हैं इसके इस्तेमाल के द्वारा। डॉक्टर लोहिया ने यह सवाल उठाया कि भाषा इस्तेमाल से सुधरती है, न कि सुधरने के बाद लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब भाषा का इस्तेमाल ही नहीं होगा तो भाषा रहेगी कैसे? डॉक्टर लोहिया ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी को बिल्कुल हटा देने की जरूरत है। इसलिए नहीं कि यह एक विदेशी भाषा है, बल्कि इसलिए कि भारत के संदर्भ में यह सामंती भाषा है, यह शासकों की भाषा है, इलीट वर्ग की भाषा है, और शासक वर्ग यह नहीं चाहता कि जनता की भाषा और शासक वर्ग की भाषा के बीच का भेद खत्म हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जनता और शासक वर्ग के बीच का भेद भी खत्म हो जाएगा। इस बात को हम रघुवीर सहाय की एक बहुत छोटी सी प्यारी सी कविता है,
जिसको उद्धृत करके समझ सकते हैं। रघुवीर सहाय ने लिखा कि अंग्रेजों ने अंग्रेजी पढ़ाकर प्रजा बनाई, अंग्रेजी पढ़ाकर अब हम प्रजा बना रहे हैं। अंग्रेजी और हिंदी के विवाद में एक नैरेटिव यह तैयार किया गया था कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाता है तो इससे अहिंदी भाषी प्रदेशों की भाषाओं के साथ और वहां के लोगों के साथ अन्याय होगा। लोहिया ने यह भी कहा कि यह एक मिथ्या प्रचार है, क्योंकि अन्य प्रदेशों में वहां की स्थानीय भाषाओं में काम हो, इससे कौन मना करता है। हाँ, अखिल भारतीय संपर्क की भाषा हिंदी होगी। जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी की तुलना में हिंदी इस मामले में ज्यादा सक्षम और समर्थ है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। लेकिन 1967 में लोहिया की मृत्यु होती है और इसके साथ हिंदी के लिए किए जाने वाले संघर्ष के एक युग का भी अंत हो जाता है। मित्रों, संविधान निर्माण के 15 साल बाद अंग्रेजी को हटा देने की जो व्यवस्था थी, दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु के हिंदी विरोधी आंदोलन के कारण वह संभव नहीं हो पाई। हम जानते हैं कि 62, 63, 64 के आसपास तमिलनाडु में इस आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। वहां आत्मदाह, आगजनी, विरोध प्रदर्शन, तमाम तरह की घटनाएं हुई। नेहरू जी की मृत्यु भी उसी समय हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। इंदिरा जी दक्षिण भारतीय लोगों से संवाद करने की कोशिश कर रही थी और अंततः उस समय की केंद्र सरकार को इस बात पर सहमत होना पड़ा कि जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य न चाहें, 1967 राजभाषा कानून में संशोधन देखिए, जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य न चाहें तब तक अंग्रेजी को देश की राजभाषा के पद से नहीं हटाया जाएगा। गैर हिंदी भाषी राज्य पहले से ही इस चीज को नहीं चाह रहे थे। अब जरूरत इस बात की थी कि हिंदी के प्रचार प्रसार के जरिए हिंदी के साथ उनका भावनात्मक लगाव संभव बनाया जा सके। इसके लिए प्रयास करने की जिम्मेदारी सरकार की भी थी और जनता की भी। लेकिन सरकारी प्रयास कितने सफल हुए, इन प्रयासों की क्या हकीकत थी, इसका पता इसी बात से लगता है कि 1950 से लेकर लगभग 70 साल से अधिक हो गए हैं, अभी भी हम हिंदी को राजभाषा या पूर्ण राजभाषा का दर्जा नहीं दे पाए हैं। संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा देना तो दूर की बात, हिंदी प्रदेश के कार्यालयों में हिंदी में काम नहीं हो रहे हैं। या बाध्यतावश हो भी रहे हैं तो सिर्फ औपचारिक खाना पूर्ति ऐसी हिंदी में हो रहे हैं जिस हिंदी को कोई समझता नहीं। कल मनोज सिंह जी ने इस बात का जिक्र किया था कि हमारे यहां से जो चिट्ठियां निकलती हैं उसको हिंदी का कोई प्रोफेसर और अध्यापक उसका अर्थ नहीं समझ पाता। डॉक्टर रघुवीर जैसे लोगों ने हिंदी को सहज, सरल और कामकाज के अनुरूप बनाने की जगह उससे इतना कठिन बना दिया कि उससे आसान तो अंग्रेजी ही लगती है कई बार। अब ये बताइए
रेलवे की जगह उन्होंने शब्द रखा संयान, फाउंटेन पेन की जगह मसीपत, ओवरसियर की जगह आधिदर्शक, कंपाउंडर की जगह औषध योजक। मैं बैंक गया पहली बार पैसा निकालने के लिए तो आहरण पर्ची, और निदेशालय में गया तो आसन व्यवस्था। इन लोगों को अरबी, फारसी और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों से जैसे चिढ़ थी। इसलिए एक बहुत बढ़िया शब्द था जमानतदार, उसको स्वीकार नहीं किया और उसके लिए शब्द दिया प्रतिभू। कुर्की के लिए शब्द दिया अध्याग्रहण। मेरे ख्याल से समय होने जा रहा है। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। हिंदी को अनुवाद की भाषा बनाकर इसे इसकी मूल प्रकृति से बिलगाने की कोशिश की गई। हम कह सकते हैं कि हिंदी सेवियों ने हिंदी की सेवा कम की, हिंदी का सेवन ज्यादा किया। एक महत्वपूर्ण बात जिसकी ओर मैं संकेत करना चाहता हूं, वो है अस्मितावादी राजनीति का। और उस राजनीति का आलम यह है कि दक्षिण में हिंदी के प्रति लगाव छोड़िए, उत्तर भारत में हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी के प्रति लगाव का घनत्व, इंटेंसिटी कम होती जा रही है। आप देखिए, हिंदी की जो जनपदीय भाषाएं हैं, हिंदी की जो बोलियां हैं, वे किस तरह से हिंदी से अलग भाषा का दर्जा दिलाने की राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति भी घृणा की राजनीति हो रही है। हम जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले बिहार की ही एक भाषा है मैथिली, जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह दी गई। उसके पहले हम लोग पढ़ाते रहते थे कि मैथिली हिंदी की एक बोली है, बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। मैथिली को अलग भाषा का दर्जा मिला। एक हद तक दर्जा मिलना बुरी बात नहीं है। मैं सिर्फ उस घृणा और नफरत की राजनीति की चर्चा कर रहा हूं। मैथिली को अलग भाषा का दर्जा मिलने के बाद पटना में एक प्रोफेसर ने, हिंदी के प्रोफेसर ने कहीं यह कह दिया कि मैथिली हिंदी की एक बोली है, और उसके बाद सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित किया गया। ये कैसी राजनीति है? आज भोजपुरी, अवधी और छत्तीसगढ़ी भी इस कतार में शामिल हैं। आप लोग कहेंगे कि इंद्रमणि ने स्याह पक्ष पर बातें की, सिर्फ हिंदी के लिए क्या कुछ नहीं हुआ? जरूर हुआ है। योगेंद्र प्रताप सिंह जी ने बताया था कि अब प्राधिकृत पाठ, जिसके बारे में अंग्रेजी का ही पाठ प्राधिकृत माना जाएगा, अब हिंदी के भी पाठ प्राधिकृत माने जाने लगे हैं। निचली अदालतों में हिंदी में काम होने लगा है। हाई कोर्ट में सुनवाइयां और फैसले हिंदी में थोड़े बहुत होने लगे हैं। लेकिन ये सारे प्रयास या ये सारी चीजें इतवार और एकादशी की तरह हैं। कंप्यूटर और मीडिया में हिंदी का प्रयोग एक स्वस्थ सूचना देता है। मैं हिंदी के वैश्विक परिदृश्य पर बातचीत सिर्फ इतना कहकर समेट देना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें हम लोगों ने सुनी पिछले 8 दिनों में कि कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, कितने विश्वविद्यालयों में शोध कार्य हो रहा है। विश्व हिंदी सम्मेलन को लेकर के, विश्व हिंदी सचिवालय को लेकर के, संयुक्त राष्ट्र संघ में की भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दिलाने को लेकर के ये तमाम बातें हुई हैं।
आप सब लोग इससे परिचित हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वैश्विक स्तर पर हिंदी की स्वीकृति से ज़्यादा ज़रूरी है देश में हिंदी की स्वीकृति का। एक बहुत संक्षेप में चर्चा कि बाज़ार और संचार क्या हिंदी का विकास कर पा रहे हैं? दरअसल बाज़ार और संचार से में हिंदी का जो प्रयोग हो रहा है, उससे बाज़ार और संचार का तो विस्तार हो रहा है। हिंदी का विस्तार उस रूप में नहीं हो रहा है, क्योंकि हिंदी की भाषिक संस्कृति को ये नष्ट करने का काम कर रहे हैं। विज्ञापन जिस तरह से हिंदी के शब्दों को और हिंदी भाषा को भ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं, उन्हीं शब्दों के माध्यम से हमको अपने अनुभवों को अभिव्यक्त करना होता है। उन्हीं शब्दों के माध्यम से एक साहित्यकार को अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना होता है। तो इसको मैं बहुत स्वस्थ चीज़ नहीं मानता हूँ। आप कपिल शर्मा शो, बिग बॉस जैसे कार्यक्रम देख रहे हैं, देख चुके हैं। राधेश्याम सिंह जी ने पहले ही दिन विज्ञापन किस तरह से हमारी भाषा को भ्रष्ट कर रही है, इस विषय पर बातचीत काफ़ी की। मैं एक छोटी-सी चिंता सिर्फ शेयर करना चाहता हूँ कि हम में से अधिकांश लोगों के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारी पीढ़ी और थी, जो हिंदी भी जानती थी, अंग्रेजी भी जानती थी। हम अपने-अपने घर में अपने-अपने बच्चों की हिंदी दक्षता को देखें और उस खतरनाक स्थिति की कल्पना करें, जब हिंदी में काम करने वाले लोग न के बराबर होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषाओं में प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा देने की बातें की जा रही हैं हिंदी में। देखें, यह किस रूप में आकार लेती है, या राजभाषा की तमाम परियोजनाओं की तरह ये भी कागजी कार्रवाई भर बन करके रह जाती है। मैं अपनी बात को सिर्फ राधेश्याम सिंह जी की उस मंशा के साथ खत्म करना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हिंदी के प्रति हमारा भावनात्मक लगाव। वह भावनात्मक लगाव जब तक नहीं बढ़ेगा, तब तक हिंदी का विकास संभव नहीं है राजभाषा के रूप में। बाकी तो हम बोलते चलते हैं ही। आप लोगों ने अवसर दिया मुझे अपनी बात कहने का, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं अनीता मैम का, रीना जी का, प्राचार्य जी का और इस आयोजन से जुड़े तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार डॉक्टर इंद्रमणि जी। बहुत ही धन्यवाद। विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य रहा, आपका व्याख्यान रहा। हिंदी के जो तमाम सवाल थे, जो तमाम पक्ष थे, उन पर आपने विस्तार से चर्चा भी की। महत्वपूर्ण बात तो आपने की, गांधी जी जब कहते हैं कि स्वाधीनता और भाषा का सवाल होगा, तो मैं निश्चित रूप से अपनी भाषा को चुनूंगा। सही भी है। मुझे इस प्रसंग में हिमांशु सेन जी का की वो बात याद आती है कि जब गिरमिटिया मजदूर यहाँ से जाते हैं, तो अपने साथ श्री रामचरितमानस ले जाते हैं, क्योंकि हमारी पहचान हमारी भाषा से है। हम बाहर जाते हैं, यदि हम हिंदी बोलते हैं, तो आप अंदाजा ही सरल ही लोगों के लिए अंदाजा लगाना बड़ा आसान हो जाता है कि भूल बैठते हैं कि आप भारत से हैं, क्योंकि हिंदी ही हमारी पहचान है। अपने गांधी जी की बताया कि अपने हिंदी के 3 प्रकार उन्होंने बताए। एक संस्कृत निष्ठ हिंदी, अरबी फारसी शब्दावलिप्त हिंदी और एक हिंदुस्तानी। तो गांधी जी मैंने कहीं पढ़ा था, गांधी जी ने लिखा था कि हिंदी और उर्दू 2 नदियां हैं और हिंदुस्तानी बिल्कुल, सागर बिल्कुल। है। तो निश्चित रूप से वो जो सागर है वो असीमित है। उसको सीमा में हमको बांधना नहीं है। आपने हिंदी के सरलीकरण की बात की। जब तक हम हिंदी का सरलीकरण नहीं करेंगे, कठिन से कठिन शब्द इस्तेमाल करें, कठिन से कठिन शब्दों का इस्तेमाल करना किसी भाषा को उच्च दर्जा देने जैसा नहीं है। आप भाषा को जितना सरल करेंगे, भाषा में दूसरे अन्य शब्दों को समाहित करने की जितनी शक्ति होगी, भाषा उतनी ही समृद्ध हो जाएगी और लोगों के लिए वो सहज रूप से स्वीकार भी हो जाएगी। तो बहुत-बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर इंद्रमणि जी आपका। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं हम। इसके साथ ही मैं अपने हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य वक्ता का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए जूम ऐप से जुड़े हुए सभी सम्मानित साथियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम समापन की घोषणा करें। डॉक्टर अमित कुमार जी। धन्यवाद रीना मैडम। आज थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा मैं, मोबाइल चार्ज में नहीं था, इस वजह से उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ बीच बीच में। लेकिन मैंने पूरा वक्तव्य इंद्रमणि सर का सुना और बहुत ही
बहुत ही मतलब एक तरह से कहें कि ये हिंदी भाषा की जो राजनीति है उसको लेकर के इन्होंने अपना पूरा वक्तव्य दिया है। और वास्तव में यही सबसे इस समय ज्वलंत समस्या, ज्वलंत जो कहें कि हिंदी दिवस तो वैसे बहुत मनाया जा रहा है और हिंदी का गुणगान भी बहुत किया जा रहा है, या हिंदी को लेकर के बहुत हम भावनात्मक रूप से बहुत उद्वेलित भी होते हैं। लेकिन आपने सर बहुत कुछ कुछ जैसे इतिहास से लेकर के वर्तमान तक की जो चीजें वहां तक की जो यात्रा कराई है हिंदी की, उसमें कुछ कुछ पॉइंट में मुझे लगा बहुत ही उसको जो है जो आपने कहा है, जैसे कि एक तो ये कि सबसे महत्वपूर्ण जो हाईलाइट मुझे मतलब उसको हाईलाइट भी इंग्लिश का शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए, मुझे उसको रेखांकित करना है कि एक तो कि उपनिवेश जो है, अंग्रेजों ने जो उपनिवेश बनाया और सिर्फ भारत में नहीं बनाया बल्कि बहुत जगहों पे उनका उपनिवेश था, पूरा अफ्रीका महाद्वीप जो है उनका उपनिवेश था। और मैंने बहुत पहले एक न्यूगिगी वात्सुंगो का एक किताब मैंने पढ़ी थी और उपनिवेशवाद और भाषा के संबंध में कुछ था, बहुत पहले पढ़ी थी। और आपने उसका जिक्र किया मलान कुंदेगा का जिक्र करते हुए कि सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक रूप से गुलाम बनाना ही नहीं, सब अगर गुलामी को अस्थायी रूप से बनाना है या गुलामी को लंबे समय तक दिमाग में बैठाना है तो उसको मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से उसकी जड़ों से काट देना। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, महत्वपूर्ण जो तत्व है वो भाषा है, क्योंकि भाषा ही संस्कृति की वाहक होती है। और जब भाषा से उसको काट देंगे तो पूरी तरह से वो जो है गुलाम हो सकता है, वो पूरी तरह से। इंद्रमणि जी, मुझे लगता है अमित जी का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। लेकिन हम आपके प्रति पुनः धन्यवाद देते हैं। नेटवर्क की कुछ समस्या अमित जी के साथ आ गई है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस ओजस्वी वक्तव्य के लिए। और बहुत बहुत आभार मैम। भारती मैडम जुड़ी है, अनिता मैम जुड़ी है, माधवी मैम जुड़ी है, सबके प्रति बहुत बहुत आभार कि आपने हम लोगों का हौसला बढ़ाया इस जूम ऐप से जुड़ के। साथ ही मैं कुछ प्री पीएचडी के छात्र छात्राओं को भी स्क्रीन पे देख पा रही हूँ, उनका भी बहुत बहुत आभार। एक हमारी बीना दिख रही है, राजेश तो उपाध्याय बहुत आभार। राजेश उपाध्याय जी भी हैं और कई लोग मेरी स्क्रीन पे नहीं भी दिख रहे हैं, जो नहीं भी दिख रहे हैं उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार। और पूरे मणि जी भी आ गए हैं, पूरा जी रीना जी विवेक मणि जी भी आ गए हैं। अच्छा, डॉक्टर विवेक मणि जी को बहुत बहुत आभार। आप हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं और पूरे कार्यक्रम का जो जी क्षमा करें मैम, आज मैं थोड़ा क्लास था तो विलंब से जुड़ पाया मैं। कोई बात नहीं। चलिए, मैं सभी के प्रति बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और पूरे कार्यक्रम को खाका खींचने के लिए विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिता सिंह जी को विशेष धन्यवाद कि वो लगातार 14 सितंबर से कार्यक्रम करवा रही हैं और हम लोग को उस पर जोड़ रही हैं। तो बहुत बहुत आभार आपके प्रति भी। इंद्रमणि जी बहुत बहुत आभार। डॉक्टर विवेक आपको बहुत बहुत आभार। रीना जी एक लाइन बोलेंगे, किसी भी कार्यक्रम की सफलता अपने साथी जो सहयोगी होते हैं उनके बिना नहीं संभव है, और आप लोगों के सहयोग और आप लोगों के साथ के और विश्वास के कारण ही हमने इस कार्यक्रम को ढाला था, बनाया था, और आप लोगों ने पूरा समर्थन दिया, पूरा सहयोग किया, इसलिए हम खुद आप सभी के आभारी हैं। चाहे वो विश्वविद्यालय से जुड़े हमारे सहयोगी हैं, चाहे महाविद्यालय के, चाहे विभाग के, सब ने हमारा पूरा समर्थन किया है। इसके लिए हम सबके हृदय से आभारी हैं। और मेरे कार्यक्रम की रूपरेखा जो हमने सोची थी वो बहुत ही सफल हुई और उसमें एक एक फूल जुड़ते चले जा रहे हैं और मेरा पखवाड़ा गुलदस्ते की तरह सजता चला जा रहा है। इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा। और मानव जी धन्यवाद, कृष्णकांत जी धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, आभार। इंद्रमणि जी और विवेक मणि जी को फिर से धन्यवाद। आपकी इस परिकल्पना से हम लोगों को प्रेरणा मिल रही है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग आपस में धन्यवाद देते हैं, लेकिन विचार विमर्श होता रहे तो बातचीत होती रहती है। विवेक वही है, विवेक मणि ना जो चीन में है। जी जी जी
विवेक जी को मेरा नमस्कार। हम लोगों ने मंच साझा किया था आपके यहाँ रेणु वाले कार्यक्रम जी में। जी बिल्कुल, सर, बिल्कुल, वही है, वही नमस्कार है। सर। जी 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 जी, नमस्कार 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 जी। सुनाई तो पड़ रहा है विवेक, बस ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो एकदम चलिए, मन में समापन मैं देख समारोह पा रहा वाले हूँ। दिन दिखेंगे। जी 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 जी। हाँ, ठीक है माधुरी फिर। मैम, धन्यवाद। माधुरी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं होता। जो भी हम लोगों का ब्रोशर वगैरह बनता है वो माधुरी जी के पुत्र बनाते हैं हम लोगों का ब्रोशर। जी जी जी। ठीक है।